हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैक बेंचर्स कोचिंग। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। और आज हम एक और नया सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करेंगे जिसका नाम है ज्योग्राफी। और हम ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की शुरुआत करेंगे। इससे पहले कि आप वीडियो में आगे बढ़ें, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। इस वीडियो पे अपना लाइक ज़रूर छोड़िएगा, अपनी कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा ताकि हमें और मदद मिल सके और हम और ज़्यादा मोटिवेट हो सके और वीडियोस को डालने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर नाउ। सो इससे पहले कि हम इस चैप्टर को पढ़ें, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रिसोर्सेज क्या होता है, ठीक है। क्योंकि सोशल साइंस जो है ना, जब तक हम इसको अच्छे से एक एक टॉपिक को समझेंगे नहीं ना, और हम एंटरटेनिंग वे में नहीं समझेंगे ना, तब तक हमें सोशल साइंस बहुत बोरिंग लगेगा। जब मैं था ना 10th में, तब मुझे भी ऐसे ही बहुत सोशल साइंस बोरिंग लगता था। वैसे सोशल साइंस स्कोरिंग बहुत होता है, लेकिन हाँ, अगर आप सोशल साइंस का एक एक टॉपिक अच्छे से समझोगे ना, और एक बार आपने दिमाग में बैठा लिया और आपने सोशल साइंस के कंसेप्ट को रियल लाइफ से जोड़ना शुरू किया, तो आप चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे सिविक्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स, हर एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ सकते हो। इससे पहले कि हम चैप्टर को अच्छे से शुरू करें, अपने नोट्स को पढ़ना शुरू करें, चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर रिसोर्सेज होते क्या हैं। व्हाट डू वी मीन बाय रिसोर्स? हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो ये रिसोर्स क्या होता है? तो सबसे अगर आपको आसान भाषा में रिसोर्स समझाना है तो आप ऐसे समझा दीजिए कि आपके आसपास, आपके चारों ओर जितनी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी ज़रूरतों को पूरी कर सकती हैं, उन्हें हम रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझ में आ गया। ऐसी चीज़ें जो आपकी ज़रूरतों को पूरी कर सकती हैं, वही रिसोर्स कहलाती हैं। अगर हम नोट्स का डेफिनेशन देखें तो क्या बोल रहा है? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource। क्या मतलब हुआ? सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती हैं, बशर्ते वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, मतलब वो हम उसे टेक्नोलॉजिकली एक्सेस कर सकते हो, इकोनॉमिकली फीजिबल हो। बहुत ऐसा नहीं कि भाई साहब करोड़ों का रिसोर्स तो हैं, आराम से हम उसे इकोनॉमिकली अफोर्ड कर सकते हैं, और एज अ सोसाइटी कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, सोसाइटी उसे एक्सेप्ट कर सकती है और वो हमारी नीड को पूरा कर सकती है, तो हम उस चीज़ को क्या बोलेंगे? रिसोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल हों, इकोनॉमिकली फीजिबल हों, कल्चरली एक्सेप्टेबल हों और हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए रेडी हों, वो रिसोर्स कहलाता है। अच्छा, अब रिसोर्स जो है ना, उनको हम 4 बेसिस पे डिवाइड करते हैं। क्या बेसिस हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, बायोटिक एंड एबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी, बेटा एक्सॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है कितनी जल्दी वो ख़त्म हो सकता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। ठीक है, हमारा जैसे डेटा होता है ना, जब हमारा डेटा हम बहुत यूज़ करते जाते हैं तो वो हम लोग के पास डेटा एग्जॉशन की एक अलर्ट आता है ना, कि 50% डेटा एग्जॉस्टेड, 100% डेटा एग्जॉस्टेड। तो उसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, individual, community, national and international। on the basis of status of development, potential, developed stock and reserves। ठीक है, इस चीज़ को बहुत आराम से और अच्छे से याद करना, ये पेपर में बहुत अच्छे से लिख के आना। ठीक है, हम एक एक करके पढ़ते हैं कि आखिर ये रिसोर्सेज होते क्या हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें बायोटिक रिसोर्सेज की, तो जो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं वो हमें बायोस्फीयर से मिलते हैं। बायोस्फीयर मतलब एनवायरनमेंट से मिलते हैं, और जितनी भी चीज़ें जिनमें जान होती हैं वो बायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, वो सारी लिविंग थिंग्स बायोटिक रिसोर्सेज में आती है। जैसे ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना। आई होप फ्लोरा एंड फौना से मतलब आप समझते होंगे। फ्लोरा मीन्स ग्रीनरी एंड प्लांट्स एंड ऑल, और फौना इन द सेंस एनिमल्स। ठीक है, फिशरीज, लाइफ स्टॉक एट्सेट्रा। ठीक है, secondly, all those things which are composed of non living things are called abiotic resources, but obvious, जैसे rocks and metals, जितने भी non living चीज़ें हैं वो सारी आ जाती हैं abiotic में। नेक्स्ट आता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस। फॉर एग्जाम्पल सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एट्सेट्रा। क्या होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज? ऐसे रिसोर्सेज जो कि फिजिकल,
केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेसेस के थ्रू रिन्यू या फिर रिप्रोड्यूस किए जा सकते हैं, जैसे सोलर या विंड एनर्जी, है ना। क्या सोलर और विंड एनर्जी हमें सोलर से मिलती है, सन से मिलती है, विंड एनर्जी विंड से मिलती है, लेकिन वो एनर्जी ऐसे थोड़ी ना मिल जाती है। हमें उस क्या करना पड़ता है, हमें उसको मैकेनिकल प्रोसेस से उस विंड या सोलर एनर्जी को प्रोसेस करना पड़ता है, तब जाके हमें वो एनर्जी मिल पाती है ना। नेक्स्ट आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज विच अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, जैसे मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल। देखो, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं ना, वो जल्द से जल्द रिन्यू हो सकते हैं, रिप्रोड्यूस किए जा सकते हैं, लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, ये रिप्लेनिश होने में या इनको वापस आने में या इनको वापस रिन्यू होने में बहुत टाइम लगता है, और ऐसे 10-15 साल नहीं, इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। जैसे कि मिनरल्स, है ना, फॉसिल फ्यूल्स, इनको हज़ारों और लाखों साल लगते हैं एक हड्डी या एक, आप बोल सकते हो, एक डेड बॉडी को एक फॉसिल या फिर एक फ्यूल का रूप लेने में, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं कि आखिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कितने इम्पॉर्टेंट और कितने, आप बोल सकते हो, कम होते हैं हमारे यहाँ, कितने सिग्निफिकेंट होते हैं कि उनका यूज़, उनका बनने में ही इतने साल लग जाते हैं, करोड़ों साल लग जाते हैं, और उसके बाद हमें वो फॉसिल फ्यूल मिल पाता है। तो आप समझ सकते हो कि कितने महत्वपूर्ण होते हैं, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज हमें नाम से समझ में आता है, ऐसे रिसोर्सेज जो कि प्राइवेटली ओन्ड किए जाते हैं इंडिविजुअल्स के द्वारा, ठीक है। जैसे मैनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज़ अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। कई फार्मर्स के पास लैंड होता है जो उनको गवर्नमेंट देती है एक रेवेन्यू के अगेंस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो कि किसी एक कम्युनिटी के हर मेंबर्स के पास उसकी एक्सेस होती है। जैसे कम्युनिटी है फार्मर्स की कम्युनिटी में काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे खेती के इक्विपमेंट्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स। अब वो जो इक्विपमेंट्स हैं वो कम्युनिटी के हैं, और इस कम्युनिटी में जितने भी फार्मर्स हैं, सारे फार्मर्स उन रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे रिसोर्सेज जो होते हैं वो कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज होते हैं। देखिए इनका एग्जांपल में पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, ये सब भी कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज के अंडर में ही आते हैं। नेक्स्ट आता है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। द कंट्री हैज़ लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। टेक्निकली जितने भी रिसोर्सेज हमारे इंडिया में हैं, ऑब्वियसली वो सारे ही नेशनल रिसोर्सेज होते हैं। हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है उसके पास लीगल पावर होती है कि यहाँ तक कि वो किसी के जो इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं उनको भी ओन कर सकती है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अगर हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज की बात करें, सो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो रिसोर्सेज रेगुलेट किए जाते हैं वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहा जाता है। जैसे द ओशियानिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। देखिए हमारी हर जो कंट्री होती है ना, जो कंट्रीज़ के बाउंड्रीज पे ओशन होता है, उनके ओशन में उनको एक बाउंड्री दी जाती है कि इतनी बाउंड्री तक का ओशन आपकी कंट्री के अंदर आएगा, जिसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और उस ओशन के अंदर जितनी भी चीज़ें मिलेंगी, जैसे मिनरल्स, फॉसिल्स, ट्रेजर्स, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी उस कंट्री की होती हैं। लेकिन जब उस समुद्री जो रेखा होती है उसके बाहर में अगर कुछ ओशन में कोई मिनरल मिलता है, कुछ ऐसी चीज़ मिलती है, तो वो जो होती है ना, वो इंटरनेशनल रिसोर्स में बदल जाता है, और उस रिसोर्स को लेने के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेनी पड़ती है। फिर नेक्स्ट आता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है, चलिए देखते हैं। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। For example, the western parts of India, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly. रिसोर्सेज देखिए, पोटेंशियल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि एक रीजन में पाए तो जाते हैं पर उनका अभी तक यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। जैसे एग्जांपल में देखिए क्या लिखा हुआ है, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट्स जैसे राजस्थान और गुजरात के पास विंड और सोलर एनर्जी में डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा पोटेंशियल है, पर अभी तक ऐसे मैकेनिज़म्स, ऐसी मशीन्स, ऐसी चीज़ें, ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं हुए हैं कि उस एनर्जी का यूज़ और उनका डेवलपमेंट अच्छे से हो सके।
आगे चल के इनको पोटेंशियल है, आगे चल के इन रिसोर्सेज एंड एनर्जीज में पोटेंशियल है कि इनका यूज़ हो सकेगा और हमारे इंडिया के लिए ये डेवलपमेंट का काम करेगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। अच्छा, डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। ऐसे रिसोर्सेज जिनका सर्वे हो चुका है, जो हमारी कंट्री में डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, उनके यूज़ करने से हमारी कंट्री में डेवलपमेंट होता है, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो यूटिलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट के पास एग्जैक्ट नंबर है कि कितनी क्वालिटी में है ये रिसोर्सेज, कितनी क्वांटिटी में है, और इसका पूरा कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट करती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं एक नए टॉपिक पे, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। It was believed that resources are free gifts of nature. Human beings used them indiscriminately and this has led to the following major problems. जो resources हैं, as I said, हमारी नीड्स को फुलफिल करते हैं, इसीलिए वो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइटल सोर्स है ताकि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बनी रहे। ठीक है, जो रिसोर्सेज होते हैं वो फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर होते हैं, हमें उसके लिए पैसे तो नहीं देने पड़ते, लेकिन क्या जब हम पैसे नहीं देने पड़ते हैं ना, इसकी वजह से ह्यूमंस इन रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करते हैं जैसे कि हम लोग की ये कहावत नहीं चलती है, तुम्हारे बाप कमा ले क्या, है ना? तो उसी तरीके से हम इन रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं बिना सोचे समझे, अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को बिना उनका ध्यान किए हम इन रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा वेस्टफुली यूज़ करते हैं, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करते हैं। ठीक है, और इस इनडिस्क्रिमिनेशन यूज़ की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हुई हैं हमारी कंट्री में, और कंट्री क्या बोलेंगे, पूरे वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम्स अराइज हुई हैं। जैसे डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ इंडिविजुअल्स की ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज का इतना ज़्यादा यूज़ कि उनको रिप्लेनिश या रिन्यू होने का टाइम ही नहीं देते हैं और वो डिप्लीट होते जाते हैं, मतलब ख़त्म होते जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? accumulation of resources in few hands which in turn divided the society into two segments। जो रिसोर्सेज हैं उनको केवल कुछ लोगों में ही बांटना और बाकी लोगों में उन रिसोर्सेज का पल्ले ही ना पड़ना। इससे क्या होता है, सोसाइटी में दो लोग आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा अमीर लोग और बहुत ज़्यादा पुअर लोग, गरीब लोग। और जब हम रिसोर्सेज को कुछ हाथों में ही डिवाइड कर देते हैं, जैसे, और कुछ हाथ वो होते कौन से हैं, अमीर लोग। जब वो सारे अमीर लोग ही सारे रिसोर्सेज को लेते जाते हैं तो उससे क्या होता है, जो गरीब और अमीर का जो एक गैप होता है ना, वो बढ़ता जाता है। जो गरीब लोग हैं वो और गरीब होते जाते हैं और जो अमीर हैं वो तो अमीर भाई साहब हो ही रहे हैं ऑब्वियसली, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation। जब हम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइटली यूज़ कर रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आ रही हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन। ये सारे टर्म्स हम बहुत सालों से पढ़ते चले आ रहे हैं, इन टर्म्स को तो मुझे एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये सारे टर्म्स क्या होते हैं। लेकिन बात ये है कि ये जो टर्म्स हैं ना, ये टर्म्स को हम बस पढ़ लेते हैं और हल्के में ले लेते हैं, लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, ये हमारे आगे चलने वाली जो आगे आने वाली जो जनरेशन है ना, उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का काम करने वाला है। और अगर हमने इसको अच्छे से यूज़ नहीं किया, अगर हम इस आप बोल सकते हो अपने रिसोर्सेज को ठीक तरीके से यूज़ नहीं कर पाए, तो एक टाइम आएगा जब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं बचेंगे और जो कुछ रिसोर्सेज बचेंगे भी वो इतने महंगे हो पाएंगे कि हम उन्हें आप बोल सकते हैं अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। तो आप समझ रहे हैं कि अगर हम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइटली यूज़ कर रहे हैं तो ये किस तरीके की ग्लोबल क्राइसिस हमारे वर्ल्ड में लेके आ रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया जो है, इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। दिस इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans,
मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। क्या मतलब हुआ, जो रिसोर्स प्लानिंग है वो इंडिया में किस तरीके की होती है हम ये सीखते हैं। तो इंडिया किस तरीके से रिसोर्स प्लानिंग करता है, सबसे पहला पॉइंट, रिसोर्सेज की जो इन्वेंट्री है उनको रीजन्स के मुताबिक आइडेंटिफाई करना और उनका ब्यौरा बनाना, उनका सर्वे करना, उनकी मैपिंग करना, उनका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करना, ठीक है। फिर रिसोर्सेज के यूज़ के लिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी स्किल और इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करना, उनके लिए एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना ताकि सस्टेनेबली इन रिसोर्सेज का यूज़ हो सके और हमारा इंडिया या हमारी कंट्री या जो भी कंट्री है वो डेवलप हो सके, ठीक। और मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, जो हम रिसोर्स के लिए डेवलपमेंट प्लान्स बना रहे हैं वो हमारे नेशन के ओवरऑल डेवलपमेंटल प्लान के पार में हो, उसकी पैरिटी में हो, उसके साथ साथ चले। ये नहीं कि दोनों प्लान्स बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शंस में चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंजर्वेशन से क्या मतलब होता है, कंजर्वेशन मतलब बचाना, है ना, ध्यान से किसी चीज़ को यूज़ करना, कंजर्व करके चलना, ठीक है। सो रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी जी ने इस बारे में क्या कहा है, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, ठीक है। ये पॉइंट बहुत अच्छा है, अगर आप इसको एग्जाम में लिखेंगे तो हो सकता है टीचर इंप्रेस होकर आपको और अच्छे मार्क्स दे दे, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप इस पॉइंट को अच्छे से लिखें, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, हम अगले पार्ट में फिर मिलेंगे। आज का ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 है और हम पार्ट 2 में लैंड यूटिलाइजेशन और उसके आगे की चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, अपनी NCERT बुक को ध्यान से पढ़िएगा, हर एक नोट्स को पढ़िएगा और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। और हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, हमारे चैनल पे बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे चैनल की आने वाली वीडियोज़ और अपडेट्स आपको जल्द से जल्द तुरंत मिल सकें। इंस्टा पे हमारा हैंडल है backbencherscoaching@13। हमारे अकाउंट को आप फॉलो कीजिए और वहाँ पे भी अगर आपकी कोई क्वायरीज़ हों, कोई कमेंट्स हो, कोई डाउट्स हों तो हम ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप डालिए ताकि हम उससे जल्द सॉल्व करेंगे। और अगर आपको नोट्स चाहिए हैं तो आप इन वीडियो से स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं और अगर आप नोट्स की PDF चाहते हैं तो आप कमेंट्स में PDF लिख के सेंड कर सकते हैं और हम आपको इस पूरे नोट्स की स्क्रीनशॉट्स को और PDF को आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आपके पर्सनली हम आपको सेंड कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। हैव अ वेरी नाइस डे।